हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हो ये पढ़ ले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, जैसे कि एनईपी 2020 की पूरी कंप्लीट एक क्लास में खत्म, सेम फॉर आरटीई। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन की क्लास में खत्म, उसके बाद गाइडेंस काउंसलिंग का टॉपिक और एक अंडरस्टैंडिंग द एडोलेसेंस का टॉपिक। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए डाल दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है भाई, आज की हम क्लास में करने वाले हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का पूरा टॉपिक 6 to 10th क्लास जितनी भी दी हुई है ना वो सारी कंप्लीट कर देंगे। 6 to 10th क्लास में जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंप्लीट कर देंगे। इसमें कौन कौन से लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स, ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपको दो बात याद रखनी है। पहली बात तो ये, जो आपको कंसेप्ट नए लगे सिर्फ वही लिखने हैं। ठीक है, दूसरी बात ये, यहाँ पे मेन फोकस प्रूफ करने पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जाके ना भी आपके पास टाइम है प्रूफ को समझने का। ठीक है, बस अभी आपके पास जो टाइम है वो है कंसेप्ट आपके पास होने चाहिए, सिंपल बात ये। ठीक है, प्रूफ तो वहां से आपसे पूछेगा ही नहीं, और अगर आपको पता भी हो तो आप क्या कर लोगे, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। समझ रहे हो बात, ये बात। चलो फिर ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पहले लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, फिर सर्कल्स, और लास्ट में पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ही आए थे, देखेंगे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। चलो आ जाओ, पहले लाइन्स एंड एंगल्स पे आ जाओ। देखो, लाइन लाइन क्या होती है, लाइन से क्या समझ आता है। लाइन होती है इनफाइनाइट। देखो, इस साइड भी एरो है, इस साइड भी एरो है, देखो इधर भी एरो है और इधर भी एरो। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इनफाइनाइट है। तो एक लाइन इनफाइनाइट होती है। जो आप ये बनाते हो ना, ये एक पॉइंट करके ये बनाते हो आप, ए बी जो बनाते हो, ए बी, है ना, तो राइटिंग बेकार होती है वो संभाल लेना। ठीक है, ए बी, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। जो कि सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट एक छोटा हिस्सा, सेगमेंट एक छोटा हिस्सा होता है। तो इस लाइन का छोटा हिस्सा क्या हुआ, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। और रे, जब सूरज की आप किरणें दिखाते हो, क्या दिखाते हो, ऐसे करके ऐसे बाहर की साइड दिखाते हो ना, मींस रे। रे मतलब एक पॉइंट है स्टार्टिंग का, बट फिनिश का कोई पॉइंट नहीं है। समझ रहे हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो जरूर है बट कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं है। तो रे एक स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ये जरूर है बट कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। सेगमेंट समझ आ गई, सेगमेंट किसी भी एक लाइन का छोटा हिस्सा होती है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, आ जाओ भाई आगे। ठीक है, अब देखो, दो टाइप के एंगल होते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी, दो टाइप के एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी क्या हो रहा है, एक बार चेक कर लो, एक बार सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, सही दिख रहा है। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या समझ आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्ली, ठीक है, मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, याद कर लो कैसे भी, जैसे मैंने तो ऐसे याद रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मेरे दिमाग में 90 डिग्री आता है, तो 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री, सप्ली मतलब सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या होता है, जब आप कोई एग्जाम देते हो तो उसमें सप्लीमेंट्री शीट लेते हो, मींस एडिशनल शीट लेते हो, तो 90 से एडिशनल क्या, 180, तो सप्लीमेंट्री 180। समझ रहे हो, याद करने का तरीका सिखा रहा हूं जिसको भी कंफ्यूजन है इस चीज में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीट, कंप्लीट से क्या सोचेंगे, 90 डिग्री आएगा दिमाग में। ठीक है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मींस जैसे हम एडिशनल शीट लेते हैं पेपर में, सप्लीमेंट्री लेते हैं, शीट लेते हैं, सप्ली का मतलब क्या समझ आएगा, एडिशनल, तो 90 से एडिशनल 180। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो जिनका जोड़ के सम 90 डिग्री बने, सप्लीमेंट्री एंगल वो जिनका जोड़ के सम 180 डिग्री बने। बात क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ एडजेसेंट एंगल से। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, ये आप हो, ठीक है, और ये आपकी पड़ोसन है, ठीक है, ये पड़ोसी है। तो ये क्या है, घर दोनों जुड़े हुए हैं, घर दोनों जुड़े हुए हैं। एक बार इसका थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों घर जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों ग्लास जुड़े हुए हैं, तो ये होते हैं एडजेसेंट, जुड़े हुए, जुड़े हुए। देखो, ये लाइन है, ये एक एंगल ये हो गया, ठीक है, और दूसरा एंगल ये हो गया, जुड़े हुए एंगल हो गए। ठीक है, सेम अगला, एक लाइन यहां निकाल दी, ये एंगल और ये एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। आई बात समझ, मींस जो एंगल्स एक दूसरे टच हो रहे हैं वो होंगे क्या, वो होंगे कौन से एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। अब अगर मैं बोल दूं एडजेसेंट साइड्स मतलब, अगर ये पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, इसमें बोलूं एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड कौन सी, जैसे ये साइड जुड़ी हुई है इससे, ये साइड जुड़ी हुई है इससे, समझ रहे हो, मतलब एक साथ, तो एडजेसेंट एंगल जो एक साथ हो। अब देखो, अगर मैं एक एंगल यहां बना दूं और एक एंगल ये बना दूं, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल हुए, क्या ये एक दूसरे जुड़े हुए, नहीं जुड़े हुए, गलत चीज। आई बात क्लियर। इसमें इसमें बस सिंपल दिया हुआ है कि ये पूरा का पूरा एंगल है, तो ये एडजस्ट एंगल नहीं, एडजस्ट एंगल का हमेशा पेयर होगा, एडजस्ट एंगल का हमेशा पेयर होगा, कभी एक पूरा एंगल खुद में एडजस्ट एंगल नहीं हो सकता। बात क्लियर। वैसे अगर इसको हम अलग अलग करके देखें, अगर ये लाइन बोल दूं और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे में एडजस्टेड एंगल जरूर है, बट अगर ये पूरा एंगल बोले कि पूरा एंगल एडजस्टेड एंगल है, वो नहीं है, क्योंकि एक एंगल कभी भी अकेला एडजस्टेंट नहीं होगा, साथ में कोई चाहिए। समझ रहे हो, चलो, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर मींस लाइन, लीनियर से क्या समझ, लाइन, जो पेयर लाइन पे हो। लाइन पे कैसे, एक लाइन बना दी है, एक ये लाइन खींच दी, करो उसके ऊपर,
अब लीनियर मींस एक जो पेयर लाइन में हो, तो ये दोनों लाइन लीनियर पेयर होंगे, ये दोनों लीनियर पेयर होंगे जो एक लाइन में हो। अब देखो, ये देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक लाइन पे कौन कौन से पेयर है जरा बताओ। 1 और 4 एक लाइन पे हैं, ये देखो, ये देखो 1 और 4 एक लाइन पे हैं, उसके बाद 1 और 3 भी एक लाइन पे हैं, ठीक है। 2 और 3 भी एक लाइन पे हैं, उसके बाद कौन से, सॉरी, उसके बाद एक बार बैक नहीं होगा क्या, ठीक है, उसके बाद 4 और 2 भी एक लाइन पे हैं, समझ रहे हो। तो ये सारे लीनियर पेयर्स हैं, ये सारे लीनियर पेयर्स हैं। 1 और 4 लीनियर पेयर, 1 और 3 लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पे, और लाइन होनी चाहिए सीधी, लाइन होनी चाहिए सीधी, तभी वो लीनियर पेयर होगा जिसका सम 180 डिग्री बैठता है। आगे बात समझ में, ये होते लीनियर पेयर्स। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट जो कि एक दूसरे के अपोजिट हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक ये लाइन खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, अब एक एंगल बना दिया ऐसे करके, ये बनाया एंगल 1, ये बनाया एंगल 3, ये बनाया एंगल 2, और ये बनाया एंगल 4। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ना हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये बात याद रखना। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे कैसे बन सकते हैं, एक तो ये बन रखा है, दिख रहा है ये, एक ये एक ये, और दूसरा एक ये एक ये, ठीक है। पर ना हमेशा जब ये इंटरसेक्ट होंगी ना लाइंस, तभी बनेंगे ये। कहीं अगर आप ऐसी कुछ फिगर बना रहे हो कि एक ऐसे काट दिया और एक ऐसे काट दिया, फिर अगर आप बोल रहे हो कि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो नहीं, ये नहीं है, इंटरसेक्शन पे ही बनेंगे और एक दूसरे के आमने सामने बनेंगे, एक दूसरे के आमने सामने बनेंगे और हमेशा इक्वल होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इस वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन को देखो, ठीक है, तो इन दोनों का पेयर जो ये वाला है और ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इन दोनों का पेयर 180 होता है, और फिर इन दोनों का भी 180 होगा, तो एक दूसरे से माइनस जोड़ घटा करके वो ये दोनों एंगल सेम आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसी सेम ये वाले एंगल्स भी सेम होंगे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाले और ये वाले, समझ रहे हो। आगे बात सिंपल क्लियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखते कैसे हैं और बराबर होते हैं, ये बात आगे समझ में। चलो आगे। अब देखो जरा एक बार इसी पे आ जाओ, एक बार ये देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो दो लाइनें जा रही हैं, कोई भी दो लाइनें, पैरेलल लाइन नहीं, पैरेलल लाइन नहीं, कोई भी दो लाइनें जा रही हैं, अगर उनको कोई एक लाइन आके काटे, कोई रेखा आके काटे, तो जो ये रेखा है, जो ये लाइन है, इसे कहेंगे ट्रांसवर्सल, इसे कहेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई है, अब इसमें ना काफी सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। अब वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जरा देखो अगले पेज पे। ट्रांसवर्स समझ आ गई क्या होता है, कि कोई भी दो लाइनें जब, कोई भी दो लाइनों को जब एक लाइन आग काटे तो वो होगी ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इसमें एंगल्स कौन कौन से बनते हैं, देखो एक तो गई इंटीरियर एंगल, इंटीरियर जो इन दोनों के बीच में बनेगा, जो दो लाइनों के बीच में बनेगा, ठीक है, दोनों लाइनों के बीच में बनेगा, इसे कहेंगे इंटीरियर एंगल। इसका सम कितना, 180 डिग्री, इन दोनों का सम ना 180 डिग्री मिलेगा, इन दोनों का सम मिलेगा 180 डिग्री, बात क्लियर। उसके बाद देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे दिखते हैं, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये होते हैं ऑल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के एक, ठीक है। ऑल्टरनेट मींस एक ये वाला और उसी के अपोजिट, उसी के अपोजिट, उसी के अपोजिट ये वाला, मींस बेसिकली आप मान लो सड़क पार। एक बात ये मान लो, मतलब कि बात ये है कि आपका एक फ्रेंड है मोहन, ठीक है, मतलब एक फ्लोर मान लो, ये ऊपर वाला फ्लोर ही नीचे वाला फ्लोर, आपका फ्रेंड मोहन आपसे ऊपर वाले फ्लोर पे ना रह के उसके ऊपर के साइड वाले फ्लोर पे रह रहा है, समझ रहे हो। ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, समझ गए। एक होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से, ये वाला एक एंगल और एक ये वाला एंगल, मींस छत के ऊपर और जमीन के नीचे, छत के ऊपर जमीन के नीचे पर अलग अलग साइड में। और ये क्या था, ये दोनों जो ऑल्टरनेट इंटीरियर थे, ये वाले दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये क्या था, छत के नीचे और जमीन के ऊपर, बट दोनों अलग अलग साइड में। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर छत के ऊपर और जमीन के नीचे, बट दोनों अलग साइड में, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट हमने देख लिया, उसके बाद देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही दोनों एक फ्लोर छोड़ के ऊपर, ये वाला फ्लोर भी छोड़ दिया क्योंकि ये फ्लोर काम का है ना, ये वाला फ्लोर भी काम का है, तो ये वाला, ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बना दिया, अगर मैंने यहाँ बना दिया गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, एक जगह छोड़ के, ये जगह छोड़ के, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। चलो आ जाओ, ट्रांसवर्सल आ लाइन कटिंग अक्रॉस अनदर लाइन, 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, 8 एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो इसमें जरा मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, देखो सी और जे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक फ्लोर छोड़ के एक, ठीक है, सी और जे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बी और जी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, डी और के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एफ और एल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर जो छत के नीचे और जमीन के ऊपर रहते हैं, बट अलग साइड में, छत के नीचे डी और जमीन के ऊपर जी भी है, जे भी है, बट अलग अलग साइड में, तो जे।
तो ये दोनों एंगल डी और जी होंगे इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, तो डी और जी होंगे इक्वल, ठीक है। उसके बाद देखो एफ और जी ये भी होंगे बराबर, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब बात करें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की, छत के ऊपर जमीन के नीचे, छत के ऊपर जमीन के नीचे, छत के ऊपर एंगल बी और सी है, जमीन के नीचे के और एल है। छत के ऊपर सी एंगल है बट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट का मतलब एक साइड में नहीं, अलग अलग साइड में, तो जी और सी और के एंगल बराबर होंगे। अगली बार सेम बी और एल बराबर होंगे, ये आगे ये आ जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में, ये आगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में। बात ये सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या जिनका सम 180 डिग्री बन रहा था, 180 डिग्री किनका बन रहा था, इन वालों का, एफ और जे का, जिसे हमने पिछले इसमें इंटीरियर एंगल्स का नाम दिया, इंटीरियर एंगल्स का, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनको जोड़ के 180 डिग्री बनता है। इनको जोड़ के एफ और जे को जोड़ोगे 180 डिग्री, डी और जी को जोड़ोगे 180 डिग्री बनेगा। बात क्लियर, ये बात होगी क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ फिर से एक बार थोड़ा सा और डीप में घुसने के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, लिखा हुआ है बराबर, कौन कौन से, ये लाल ये लाल, ये पूरा ये पूरा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बात समझ आ गई, बस सिंपल बात याद रखो, वर्टिकल आपको पता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर आपको एंगल पता लगे बराबर, सेम साइड इंटीरियर कौन से कॉम्प्लीमेंट्री, जो अभी पीछे हमने बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला और ये वाला, हरा हरा दोनों सेम 180 डिग्री सम होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पता लग गए बराबर होंगे। सेम साइड एक्सटीरियर, सेम साइड एक्सटीरियर मींस ये वाला और ये वाला, ये सेम साइड में ना, सेम साइड एक्सटीरियर, एक तो होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मींस एक्सटीरियर है बट अलग अलग साइड में, वो बराबर होते हैं। एक होता है सेम साइड एक्सटीरियर, जैसे ये है ना सेम साइड इंटीरियर 180, तो सेम साइड एक्सटीरियर भी 180। बात क्लियर, तो थोड़ा सा और डीप में देखो, 117 117 क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। 63 63 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बराबर। अब देखो इन दोनों में, इन दोनों का सम कितना 180 बन रहा है, मींस कौन से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। 63 63 कौन से हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 63 तो ये भी 63 क्या हो गया सेम, फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और 117 और 117 मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। होगी बात क्लियर। अब देखो 117 117 बराबर है कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 117 और 117, एक छत के ऊपर है एक जमीन के नीचे है बट अलग अलग साइड में, तो क्या हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इससे एक बेसिक चीज क्लियर होगी, बेसिक चीज क्लियर होगी एक, ठीक है। चलो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर जो एक ही लाइन पे हो, जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो उन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। दिख रहे हैं ए बी सी, जो पॉइंट्स एक लाइन पे ना हो, पी क्यू आर एस, क्या ये एक लाइन पे नहीं, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बस एक टॉपिक दिमाग में, बेसिक आइडिया दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आ गया टाइप्स ऑफ एंगल्स, आ जाओ। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, जिसे हमने नाम दिया किसका, सप्लीमेंट्री एंगल का। रिफ्लेक्स एंगल क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा रिफ्लेक्स एंगल। फुल एंगल क्या 360 डिग्री, ठीक है, आता है भाई। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम। और राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये बात पता है। ये आपको ये बात भी पता है कि एंगल बनता कैसे, एंगल तभी बनता है जब दो लाइन एक दूसरे से बने, मीट करें कहीं किसी पॉइंट पे, तब एक एंगल बनेगा, एक सिंपल कोई भी एंगल बन रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 65 डिग्री, 145 150 डिग्री, कोई भी एंगल बनता है जब दो लाइंस मीट करती हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। टाइप ऑफ एंगल याद आ गया। अब देखो कंसेप्ट देखो, ये वाला कंसेप्ट देखो, ये याद रखना, जो जो चीजें हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये देखो याद करने की चीज है। एक सिंपल लाइन थी POQ, ठीक है, एक लाइन खींची हुई हमने OS, ठीक है, एक OS एक रे खींची हुई है। अब क्या करना है, अब इसमें क्या किया हमने, इसका एक एंगल यहां बट रहा होगा, देखो एक बार, एक एंगल, पेंसिल कहाँ गई, ठीक है। अब देखो एक एंगल यहां बट रहा होगा, ठीक है, और सेम एंगल एक एंगल यहां, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल। अब क्या बोला कि OT हमने एक ऐसी लाइन खींच दी जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी, जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। OT हमने एक लाइन खींच दी जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी। सेम हमने OR खींच दी जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, खींच दी ये वाली भी। अब ये है कि जो एंगल बना ना, ये ROT, जो ये एंगल बना, ये जो एंगल बना ROT, ये होगा 90 डिग्री का, ये होगा 90 डिग्री का। बात क्लियर। एग्जाम्पल दूं आपको, एक बार एग्जाम्पल दूं, देखो अगर मैंने मान लिया ये 80 था, अगर मैंने मान लिया 80 था, ये इस साइड वाला 80 था, ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। क्लियर बात, 100। अब इसका मैंने क्या कर दिया, एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो किस में कितने कितने बढ़ गए, 40 में, 40 में बढ़ गया, और ये 40 में बढ़ गया, ये 40 में। क्लियर बात, ये 100 था तो ये 50 में और ये 50 में। क्लियर, तो ये 40 और ये 50, तो कितना हो गया, 90 आ रहा है ना। तो यही चीज है कि एंगल आर ओ टी 90 डिग्री का होगा हमेशा। ठीक है, वो कब केस में, जब एक हमने ओएस खींची हुई है प्लस उसके साइड में, उसके दोनों साइड में एक एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तब एंगल आर ओ टी हमेशा 90 डिग्री का होगा। एंगल आर ओ टी हमेशा 90 डिग्री का होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। अब देखो, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इसमें हम बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एम वाई। ठीक है, हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, बाय कंस्ट्रक्शन हमें एक पैरेलल लाइन खींचनी है। ये मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी, ठीक है, पी क्यू आर एस की एक पैरेलल लाइन खींच दी मैंने, ए बी। बाय कंस्ट्रक्शन खींच सकते हैं, सिंपल बात है। 135 डिग्री है और ये वाला एंगल है, तो ये दोनों कौन से हो गए, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए जिनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका कितना सम आ जाएगा, इसका आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर बात, ठीक है। अब ये 40 डिग्री है और ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये एंगल निकालना है, तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बराबर होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कितना होगा, 40 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 85 डिग्री का होगा ना। पूरा एंगल कितना होगा, कितने का होगा, 85 डिग्री का। ठीक है, राइटिंग थोड़ी वो हो सकती है, बस कंसेप्ट आया समझ में कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक पैरेलल लाइन खींचनी है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी, जैसे हमने जो क्वेश्चन सीखे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सीखे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखे, क्या बोलते हैं, ऑल्टरेट इंटीरियर, ऑल्टरेट एक्सटीरियर, इन सबको अप्लाई करके एंगल आराम से निकल जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। चलो अब देखो, अब आ जाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी दिख रहा है क्या, सॉरी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, एक किसी भी ट्राइंगल का, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, उन सब के एंगल्स का सम 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री, चाहे ये ट्राइंगल ले लो, चाहे ये ट्राइंगल ले लो, चाहे ये ट्राइंगल ले लो, सबका सम 180 डिग्री बनेगा। बात क्लियर, ये सिंपल सी बात है, सबको पता है। चलो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल का एक्सटीरियर एंगल, किसी, जैसे फॉर एग्जांपल इधर सी का है, इधर किसी भी एंगल का, किसी भी एंगल का, किसी भी पर्टिकुलर एंगल का एक्सटीरियर एंगल, ये था इंटीरियर एंगल सी का और ये है एक्सटीरियर एंगल सी का 130 डिग्री, वो बराबर होगा उसके बाकी दो सम्स के, बाकी दो जो एंगल बचे उनके इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। मींस 60 + 70 130। क्लियर, मींस अगर मैंने कोई भी ट्रायंगल बनाया और इसका मैंने यहां पे बना दिया एक्सटीरियर एंगल, और ये मैंने दे दिया आपको 10, ये आपको दे दी 10 डिग्री का है, और ये दे दिया मैंने आपको 50 डिग्री का, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये कितने, 60 डिग्री का होगी। बात क्लियर, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो आप, जो ये लाइन बनेगी ना एक्सटीरियर एंगल्स की, वो कैसे बननी है, देखो एक बार क्लियर पेन ले लेता हूं। ठीक है, ये लाइन देखो कैसे बनेगी। अगर ये ट्राइंगल है तो एक्सटेंशन कैसे करनी है, ये जो लाइन खींची चाहिए तो ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये एक बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। जो ये लाइन खींच के लाए, या तो इसको एक्सटेंड कर दो, जो ये लाइन खींच के लाए या तो इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे, तो ये इस लाइन के हिसाब से ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन खींची तो इसके हिसाब से ये एक्सटीरियर एंगल, नहीं तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला, या फिर ये वाला, या इसके हिसाब से ये वाला, और ये इसके हिसाब से ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये इसलिए सिखाया क्योंकि ना कभी कभी एग्जाम में आपसे उल्टा ही एक्सटीरियर एंगल, एग्जाम मतलब गलती हो जाती है आपसे, इसलिए बताया है कि जो लाइन बनती है ट्रायंगल की उसको एक्सटेंड करके उसी पे ही आपको विद कनेक्शन टू ट्रायंगल आपको एक एक्सटीरियर एंगल बनाना है। ठीक है, 50 डिग्री का ये है, 70 डिग्री का ये है, तो ये कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बात क्लियर। चलो कंसेप्ट, अभी वाला कंसेप्ट देखो, एक ट्राइंगल, ये पेपर में आएगा, याद रखना पेपर में आएगा ये चीज। ये ट्राइंगल दिया हुआ था पी क्यू आर, ठीक है, इसका एक्सटेंशन किया हमने एस तक। ठीक है, हमने क्यू का, जो एंगल क्यू है, इसका हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, इसका हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। सेम फॉर हमने पी आर एस का एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन दे देगा कि अगर ये एंगल बताओ एंगल, अगर ये एंगल 60 है, पेपर का क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर ये 60 है, अगर ये चीज 60 डिग्री है, तो ये बता दो ये कितनी डिग्री होगी, ये बता दो ये कितनी डिग्री होगी, तो ये कितना आ जाएगा बता दो। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर
इसका क्या बोलते हैं, एक तो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा और एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा और एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, तो वो इस एंगल का, दोनों एक जैसे दिखने में, ठीक है, वो इस एंगल का आधा होगा। मींस अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 30। होगी बात क्लियर? अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री, ये मीटर है अपने यहाँ पे, ठीक है। आगे बात समझ में, एक बात समझ आई कि अगर ऐसा कहीं डायग्राम देखो कि जहां पे एक तो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होके बाहर मिल रहा है और एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होके मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। बेसिक बात ये है कि ये जो ये वाला एंगल है ये इस एंगल का आधा होगा, ये एंगल टी ये पी का आधा होगा। आगे बात समझ में, ठीक है भाई, सिंपल सी बात ही समझ में आ गई होगी, सीधा सीधा क्वेश्चन बोल देंगे। ज्योमेट्री का ना फॉर्मूला पता होना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो सिंपल ही सवाल पूछ देगा कि इन फॉर एग्जांपल यू हैव अ ट्रायंगल पी क्यू आर एस, ठीक है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड द एंगल एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस मीट एट टी आउटसाइड द ट्रायंगल, फाइंड द एंगल क्यू टी आर इफ एंगल क्यू पी आर इज 120 डिग्री। अगर क्यू पी आर मीन्स अगर ये 120 डिग्री होगा तो ये इसका आधा होगा 120 डिग्री, अगर ये 120 डिग्री है तो ये इसका आधा, तो क्या बोलते हैं 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? चलो अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, सॉरी क्या हो गया ये, ठीक है, ये दिख रहा है। इसमें क्या है, इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, हमने क्या किया, बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पता लग गया ना, एंगल बाइसेक्टर पता है ना वो क्या होता है, जब एक एंगल दो हिस्सों में बराबर बराबर कटे वो होता है एंगल बाइसेक्टर, वो होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब ए बी सी है, बी का एंगल बाइसेक्टर मिलके काट के हमने ओ पे मिलाया और सी का एंगल बाइसेक्टर उठा के हमने मिलाया ओ पे। अब हमें बताना होता है, इसमें क्वेश्चन में पूछ लेगा फाइंड द एंगल ऑफ बीओसी, फाइंड द एंगल ऑफ बीओसी इफ एंगल ए इज, इफ एंगल ए इज बोल दिया फॉर एग्जांपल, इफ एंगल इज 80 डिग्री, अगर ए एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल बताओ बीओसी। तो सिंपल सिंपल कुछ नहीं, 90 में एक आधा जोड़ दो, 90 में एक आधा जोड़ दो, 90 में एक आधा, तो ए 80 डिग्री बोल दिया तो 80 का आधा 40, तो बीओसी एंगल कितना आ जाएगा 130 डिग्री। आई बात समझ में? आसान भी है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, बीओसी निकालना है, 90 में एक आधा जोड़ दो, इस एंगल का ए का आधा जोड़ दो 90 में, ठीक है। अब ये जो चीज है ना ये किसी भी साइड बन सकती है, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दे देगा ऐसे करके ऐसे मिला देगा, तो क्या कर दोगे, जैसे अब ये बोल देगा ए, ये बी, ये सी, अब ये एंगल निकालना है, क्या करेंगे 90 में सी का आधा जोड़ देंगे, 90 में सी का आधा जोड़ देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। आगे ना बात समझ में, ये चीज क्लियर बात। अब यही सेम चीज, ये तो हमने अंदर बनाया, अब यही सेम चीज अगर हम बाहर की साइड बना दें, अगर यही सेम चीज हम बाहर की साइड बना दें कि ए बी सी है, क्वेश्चन देगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड टू टिल पॉइंट जी एंड एच, है ना, एंड द एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट ओ, इफ एंगल ए इज 80 डिग्री फाइंड द एंगल बीओसी। अब ये जो सेम चीज हमने अंदर बनाई थी पिछली बार, ये हमने बाहर की साइड बना दी, ये हमने बना दी बाहर की साइड, तो एंगल बीओसी क्या आ जाएगा, तो एंगल बीओसी कुछ नहीं करना, उसमें हमने जोड़ा था, उसमें हमने जोड़ा था, इसमें 90 में से ए का आधा घटा दो, तो 80 डिग्री था, तो 90 में से 40 घटा दो, कितना 50 डिग्री। क्लियर बात? बात क्लियर? पिछले वाले में क्या किया था, क्योंकि ये अंदर था तो 90 में ए का आधा जोड़ दिया था, अब क्योंकि ये बाहर है तो 90 में ए का आधा घटा देंगे। आगे बात क्लियर? ये दोनों कंसेप्ट है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे तुरंत जवाब दे दोगे, कोई टाइम ही लगेगा। चलो आगे आगे आ जाओ। अब आ जाओ मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन वह रेखा होती है जो किसी भी लाइन को, जैसे यहां से मैंने एक मीडियन खींचा डी तक, तो वो ये जो बीसी है इसको दो इक्वल भागों में बांट देगी, मींस बेसिकली इक्वली डिवाइड कर देगी, वो होती है मीडियन। आगे बात समझ में, इसको बेसिकली दो हिस्सों में से डिवाइड कर दिया। वैसे ही मैंने बी और ई से खींची, बी से एफ तक खींची, तो इसने इसको जो यहाँ ये पॉइंट ए है, ठीक है, इसने ए सी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मींस अगर बी सी अगर 20 थी तो इसने 10-10 में तोड़ दिया, अगर ए सी 40 थी तो इसने 20-20 में तोड़ दिया, अगर ए बी 60 थी तो इसने 30-30 में तोड़ दिया, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मींस बेसिकली साइड को आधा कर देता है। क्लियर बात? जब ये सारे मीडियंस एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, जब ये सारे मीडियंस एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड, इसे कहते हैं हम सेंट्रोइड। इसकी मार्किंग किस होती है, जी से, सेंट्रोइड का असली मार्क जी होता है, ओ मत कर देना, या फिर सी, क्वेश्चन पूछ भी लेगा कि सेंट्रोइड किससे डिनोशन किससे होती है, किससे हम डिनोट करते हैं सेंट्रोइड को, जी से करते हैं। क्लियर बात? ये स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड चीज है जो मैथमेटिक्स में लिखी हुई है कि सेंट्रोइड को हमेशा जी से मार्क करना है। ईच मीडियन डिवाइड्स द मेन ट्राइंगल इनटू टू स्मॉलर ट्राइंगल्स, कि जब जैसे ये ट्राइंगल दे दिया मैंने और ये मीडियन आई, तो जब ये कटेंगे ना तो ये दोनों स्मॉलर ट्राइंगल्स में काट देगा। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है, बात क्लियर। चलो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होती है? एल्टीट्यूड होती है किसी भी ट्राइंगल की हाइट, और हमेशा हाइट अगर बात कर रहा हूं ना तो वो हाइट इन टर्म्स ऑफ हमेशा मीन्स जो हाइट की जो आपकी जिस चीज को देख रहे हो वो हमेशा राइट एंगल होनी चाहिए, वो हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आगे बात समझ, तो एल्टीट्यूड कुछ नहीं परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जब जैसे सी से मैंने ए बी में परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड खींचा, वैसे ही मैंने बी से ए सी पे एक एल्टीट्यूड खींचा, वैसे ही मैंने ए से बी सी पे एक एल्टीट्यूड खींचा। अब ये सारे 90 डिग्री पे मिलेंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे मिल रहा है कि एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब ये जब सारे एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मिलेंगे, जब ये सारे एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मिलेंगे तब ऑर्थो सेंटर नाम का एक सेंटर बनता है। एक ऑर्थो सेंटर नाम का एक सेंटर बनता है जिसकी डिनोशन किससे होती है? एच से, जिसकी डिनोशन एच से होती है। ठीक है, आगे बात क्लियर। अब देखो, मेक्स द शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। देखो एक, अब जो ए ई है इसकी एक हाइट बनेगी, मैंने मान ली h1। ठीक है, उसके बाद बी से जो एल्टीट्यूड गया है उसकी एक हाइट बनेगी, मैंने मान ली h2, और सी से जो एल्टीट्यूड गया है उसकी एक मैंने हाइट मान ली h3। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/a। ए मतलब कि मैंने इस ए है जो ये ए लिखा हुआ है इसके सामने वाली साइड मैंने ए मान ली, मीन्स ये पूरी साइड ए की है। ठीक है, मीन्स ए मीटर की, ए सेंटीमीटर की, जो भी माननी है वो मान लो। उसके बाद बी के सामने वाली साइड मैंने बी की मान ली, क्लियर बात। और सी के साइड सामने वाली साइड मैंने सी मान ली, ये वाली सी मान ली पूरी साइड। तो ये कुछ नहीं है, h1 रेशो h2 रेशो h3 क्या होता है? 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c। ठीक है, अगर बाय चांस पूछ ले तो इसका मतलब क्या? अगर हाइट बड़ी होगी तो साइड उसके सामने वाली साइड छोटी होगी, अगर हाइट छोटी होगी तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। मींस बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइट के जो साइड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हाइट बड़ी होगी तो साइड छोटी होगी, अगर साइड छोटी होगी तो हाइट बड़ी होगी। ठीक है, बात क्लियर। कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है। देखो एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी था, एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी था, हमने क्या किया, एक तो हमने एक AD इज द एल्टीट्यूड, AD जो ये है AD एल्टीट्यूड ये बना दिया। ठीक है, A इज द एंगल बाइसेक्टर, जो AE है, जो AE है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, जो ये पूरा एंगल है इसको बराबर तरीके से काट रहा है। ठीक है, AE एंगल बाइसेक्टर है। अब आपसे पूछ लेगा फाइंड द एंगल DAE, आपसे सिंपल पूछ लेगा एंगल DAE बता दो, मतलब जो ये वाला एंगल बन रहा है इन दो लाइनों के बीच में ये बता दो। और आपको एंगल B और एंगल C क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको एंगल बी और एंगल सी क्वेश्चन में गिवन होंगे। मींस अगर बोल दिया एंगल बी बोल दिया 80 डिग्री बोल दिया और सी बोल दिया 40 डिग्री तो बता दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया इन ट्रायंगल एबीसी AD इज द एल्टीट्यूड, A is the angle bisector of BAC if angle B is 80 degree and angle C is 40 degree then find the angle DAE। तो DAE जो ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल? ये वाला जो एंगल है इन दो लाइनों के बीच में जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बताओ कितने का हुआ? तो एंगल DAE कुछ नहीं, B और C को घटा के आधा कर देना, B और C को घटा के आधा कर देना। तो B और C घटा के B कितना 80, C कितना 40, दोनों घटा दिए 40, घटा दिए 40 आ गया। अब 40 को आधा कर दो 20, मतलब एंगल DAE कितना हो जाएगा? एंगल DAE 20 डिग्री हो जाएगा। क्या करना है? B और C को घटा के आधा करना है, B और C को घटा के आधा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? चलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है जिसकी सारे साइड्स बराबर हो, इसका एरिया आपको हमने पिछली क्लास में कर चुके √3/4a², √3/4a²। ठीक है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, जिनकी दो साइड्स बराबर होती हैं वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है भाई, जिसकी दो साइड्स बराबर, ये दो साइड जिनकी बराबर होगी। ठीक है, और बस दो साइड्स बराबर होती हैं और कुछ नहीं होता। क्लियर होगी बात? इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट क्लियर, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, इसके हाइट वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं मेंसुरेशन वाली क्लास में। ठीक है, वो आप देख सकते हो। सिंपल एक बेसिक आइडिया देना था ट्रायंगल्स में। अब हम ट्रायंगल्स स्टार्ट कर चुके हैं, आपने देखा हो तो। ठीक है, अब आ जाओ, अब ये कंसेप्ट ही बहुत जरूरी है, सीधा सीधा क्वेश्चन बना देगा। सिंपल क्वेश्चन बोल देगा इफ द साइड AB एंड BC आर ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड 10 मीटर, तो ये बताओ जो एक साइड बची वो 18 सेंटीमीटर से बड़ी होगी कि 18 सेंटीमीटर से छोटी होगी। ठीक है, अब देखो हमेशा ये होता है द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दैट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मींस अगर मैंने इस ए को 10 मान लिया,
इस b को मैंने 20 मान लिया, तो इनका जो सम होगा, इनका सम मीन्स 30, वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। तीसरी साइड मीन्स सी, मतलब सी हमेशा 30 से छोटा मिलेगा। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज, दो साइड का सम, दो साइड की लेंथ का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा मिलेगा। एक बात ये क्लियर, ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, सीधा सीधा आपका आंसर क्वेश्चन आ जाएगा। अब एक चीज और, एक चीज ये कि जो तीसरी साइड है ना, वो हमेशा बाकी दो साइड के डिफरेंस से उसका बड़ा मिलेगा। मींस यहां पे सम से छोटा है और इसके डिफरेंस मींस 20 और 10 का डिफरेंस 10, तो हमेशा 10 से बड़ी मिलेगी। आगे बात क्लियर, मींस किसी भी कोई भी एक साइड उसके दो साइड के सम से तो छोटी होती है और उसके उन दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है। मींस जो सी है ना, वो 10 से तो बड़ी होगी प्लस 30 से छोटी होगी। ये बात क्लियर, ठीक है, मतलब सम से छोटी और उनके डिफरेंस से बड़ी, ये चीज होगी क्लियर, ठीक है। चलो आ जाओ, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, पी एच हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपको बेसिक चीज क्लियर है, ठीक है। अब आपको ये तीन चार चीजें याद रखनी है। एक तो होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 मींस मतलब कि 3 4 5, इनमें से बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बस ये क्या हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, सब में सेम केस है, इन दोनों में से कोई भी बेस कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, बट हाइपोटेन्यूज लास्ट वाला ये, ठीक है। मींस अगर आपको बेसिकली कोई भी क्वेश्चन दे दिया, बोल बताओ कि किसी का परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है, तो आपको 3 4 5 याद होना चाहिए, तो सीधा आप आंसर 5 बोलोगे, हमेशा 5 आएगा, निकाल के देख लो। उसके बाद एक 5 12 13 याद होना चाहिए, 5 12 13, मींस किसी का परपेंडिकुलर या बेस 5 है या फिर किसी का परपेंडिकुलर या बेस 12 है, तो बता दो उसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज 13 होगा। क्लियर है बात। सेम फॉर 7 24 25, ये याद होना चाहिए, किसी का बेस या परपेंडिकुलर 4 है 7 है और परपेंडिकुलर या बेस 24 है, तो बताओ हाइपोटेन्यूज कितना होगा 25। ये निकाल के देखो वही आंसर आएंगे, ठीक है, निकाल के देखोगे वही आंसर आएंगे, तो चेक करने की जरूरत नहीं, याद रखने हैं, ये याद रख लो, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17, 8 15 17, क्लियर है बात। और एक चीज और याद रख लो, 10 24 26, ठीक है, ये बहुत काम आएंगे आपको। एक लास्ट में ना प्रीवियस ईयर कराऊंगा, लास्ट में प्रीवियस ईयर कराऊंगा ना, एक बार करके देखना, चुटकियों में आंसर ना बता दो, चुटकियों में आंसर बताओ, चुटकियों में टाइम ही लगेगा उसमें, ठीक है, याद हो गए। अब इनका मल्टीपल भी पॉसिबल है, मल्टीपल मींस 3 4 5 है, इसमें अगर आपने पूरी पूरी को 3 4 5 को सारे पेयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 6 8 10 आ जाएगा। तो ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, मींस 6 अगर किसी का बेस है और 8 किसी का परपेंडिकुलर है, तो 10 हमेशा हाइपोटेन्यूज आएगा, 10 हमेशा हाइपोटेन्यूज आएगा। अगर इस पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 9 12 15 आ गया। तो मींस ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इससे भी एक ये बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। होगी बात क्लियर। तो कुछ याद रखना, 3 4 5 याद रख लिया, 5 12 13 याद हो गया, 7 24 25 याद हो गया, 8 15 17 याद हो गया, और 10 24 26, 10 24 26 कुछ नहीं, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, जो ये वाले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 5 दूनी 10 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, ठीक है, ये याद रख लो, सिंपल है। फिर आपको ये जो आप कैलकुलेशन करते हो ना एग्जाम में, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आ गया, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल देखो, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये एक मेरा हाथ है, कॉन्ग्रुएंस कुछ भी नहीं है, इतना बच्चों ने कॉम्प्लेक्स बना रखा है ना कॉन्ग्रुएंसी को, इतना कॉन्ग्रुएंस को एक तो दिमाग से निकाल दो, क्या है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी कुछ नहीं, दो बिल्कुल हूबहू चीज, दोनों बिल्कुल सिमिलर चीज, एक ये हाथ दूसरा है मेरा हाथ, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे सिमिलर हैं, दोनों में दोनों का साइज सेम है, दोनों की शेप सेम है, दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है और दोनों साइज में भी सेम है, समझ रहे हो, ये होती है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि दो चीजें जो बिल्कुल हूबहू सेम हो। अगर आप किसी मार्केट में जाओगे, एक ओरियो का पैकेट उठाओगे, दूसरा ओरियो का पैकेट उठाओगे, दोनों सेम है ना, साइज में भी, हर चीज में, ठीक है, मींस जिसमें आप जिन दो चीजों में आप कोई भी डिफरेंस ना निकाल पाओ, बस वही तो कॉन्ग्रुएंसी है, और कुछ है ही नहीं कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। आगे बात समझ में। अब बस जब हम इसको मैथ में अप्लाई करते हैं ना, हम बस वो चेक करते हैं जो कॉन्ग्रुएंसी का हम चैप्टर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें दो ट्रायंगल का आसानी से पता लग जाए कि ये सेम है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ये ट्रायंगल बना दिया, एक ही ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, और एक ही ट्रायंगल बना दिया मैंने, अब दिखने में क्या ये सेम लग रहे हैं, नहीं बता पाओगे ना मैथ्स में, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन से ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकती है, कुछ भी इनमें डिफरेंस हो सकते हैं। बस उनके लिए हमारे पास चार जो ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स है ना, वो बनाए गए हैं ताकि हमें पता लग जाए। मैंने क्या कर रखा है, बस इसका ये ऐसे था, इसको मैंने बस टेढ़ा रख दिया,
इसको मैंने ऐसे रख दिया, या फिर ये है, इसको मैं अगर ऐसे भी रख दूंगा ना तब भी आप पहचान नहीं पाओगे, तब भी आप बोलोगे यार क्या ये सेम है, सेम है क्या ये, अब तब भी बोलोगे नहीं है, मतलब तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसी के लिए हमने ये चार निकाल रखे, चार जो ये आपके रूल्स मान लो, कुछ भी मान लो, ये निकाल रखे हैं। ठीक है, पहले देखो साइड साइड साइड, किसी भी दो ट्राइंगल की अगर तीनों साइड बराबर है तो क्या बोलोगे, अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड, किसी भी दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी तभी होती है ना जब चेक करोगे दोनों चीज सिमिलर है कि नहीं, दोनों चीज बिल्कुल सेम है कि नहीं, सिमिलर वर्ड नहीं, दोनों चीज बिल्कुल सेम हूबहू डुप्लीकेट कॉपी एक दूसरे की है कि नहीं, वो चेक करते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए, अगर उसकी उन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है, मतलब कि ये 4 है तो इसकी ये साइड 4 है, अगर ये 5 है तो इसकी ये साइड 5 है, अगर ये 6 है तो इसकी ये साइड 6 है, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम ही तो हुए, सेम ही तो हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे दूं, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ए बी सी, और इसका नाम दे दूं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये नाम दे दिया मैंने। ठीक है, पी क्यू आर। अब देखो, अब आपको लिखना कैसे है वो देखो, आपको पहले ट्रायंगल का नाम तो लिख देना ए बी सी, ये लिख दिया मैंने, ए बी सी लिख दिया। अब आप देखो ए बी 4 से फिर बी सी 6, तो आपको 4 से 6 जाना इस ट्रायंगल में भी, 4 से 6, तो अगर आप लिख दो पी आर क्यू लिख दो तो क्या आप 4 से 5 जाओगे ना, 4 से 6 तो नहीं जा पाओगे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक तो पहले कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाओ। ठीक है, लगा दिया, आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये लिखोगे ना, आर पी और क्यू, आर पी क्यू, 4 से 6 जाओगे ना। अब इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर है आर पी के, बी सी बराबर है पी क्यू के, और ए सी बराबर है आर क्यू के। आगे बात समझ में, ए सी बराबर, ए सी 5 है तो आर क्यू देख लो ये भी 5 है। आगे बात समझ में, तो ये होगा साइड वाला, और ये लिखना सिखा दे कैसे कैसे। उसके बाद एक साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी होती है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी होती है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, साइड एंगल साइड मीन्स जिसकी दो साइडें देखो, इसकी ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए, तब भी दोनों ट्रायंगलों बिल्कुल ही एक दूसरे हूबहू डिट्टो सेम मिलेंगे। ठीक है, एंगल साइड एंगल, दो एंगल साइड साइड वाले और बीच का एक साइड वो बराबर होना चाहिए, दो एंगल साइड वाले और बीच की एक साइड वो बराबर होना चाहिए, तब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड मींस, राइट एंगल का मींस एक तो राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में, एक राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, एक हाइपोटेन्यूज सेम होनी चाहिए। उसके बाद इन दोनों में से, चाहे बेस हो गया या फिर परपेंडिकुलर हो गया, इन दोनों में से कोई भी एक साइड बराबर हो तब आरएचएस लग जाएगा। और अगर आप कोई सोच रहे हो कि एक एंगल भी बना दोगे, एंगल ही कोई प्रॉपर्टी बना दोगे, नहीं बन पाएगी, या फिर और कुछ बनाना चाहोगे, एस से बनाना चाहोगे, नहीं बनेगी। यही चार प्रॉपर्टी से दो ट्रायंगल को हम बिल्कुल डिट्टो सेम साबित कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी कुछ नहीं है, दो ट्रायंगल्स को डिट्टो साबित करने की एक हमारी मैथ की एक ट्रिक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये आपको पता होगा, सबको पता होगा कि आपको पता है, ठीक है, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में दो साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, दो साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, होती हैं। अब इनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इस साइड के ये साइड की सामने वाला एंगल कौन सा, इस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल है। ठीक है, मीन्स ये वाला एंगल, और इस साइड के सामने वाला एंगल ये वाला एंगल, तो मीन्स ये दोनों एंगल होंगे बराबर। मीन्स दोनों एक ही सेम एंगल होगा, 20-20 डिग्री होगा तो ये दोनों 20-20 डिग्री के होंगे, 40-40 होंगे दोनों 40 डिग्री होंगे, मतलब दोनों सेम होंगे। अगर दोनों साइड सेम है ना तो उनके सामने वाले साइड, उनके सामने वाले एंगल भी दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर। अब एक चीज और देखो, अगर ये मैंने बना दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये कंसेप्ट याद रखना, ये वाला ए बी सी, एक मैंने खींच दिया एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल ए को बराबर काट रहा है। ठीक है, और ये बना दिया मैंने डी। ठीक है, आई बात समझ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, या फिर कोई भी ट्रायंगल चलेगा, सिर्फ आइसोसेलेस की बात नहीं है, कोई भी ट्रायंगल। ठीक है, एक कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल, उसका मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया किसी एक एंगल से और डी पे मिलता है वो। अब जो ए बी बटे ए सी का जो रेशियो होगा, जो ए बी बटे ए सी होगा, वही रेशियो सेम बी डी और डी सी का होगा, वही रेशियो सेम बी डी और डी सी का होगा, डी सी। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन दे देगा पेपर में, बताओ ए बी 8 है और ए सी 6 है और बी डी 4 है, तो बताओ डी सी कितना होगा, और बोल दिया कि एंगल ए का बाइसेक्टर डी पे मिलता है, तो क्या बोलोगे, ए बी 8 है, ए बी 8 लिख दिया, ए सी बटे में ए सी, बी डी कितना है 4, और डी सी की वैल्यू पूछ लेगा,
तो क्या आ जाएगा डीसी की वैल्यू, डीसी की वैल्यू कितनी दिख भी रहा होगा, तो डीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीसी की वैल्यू और कुछ नहीं, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी ना, तो 3 आ जाएगी डीसी की वैल्यू, 4 दूनी 8 और डिवाइड हो जाएगा जाके 3 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, याद रखना। अब उसके बाद देखो, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, मीन्स जितनी बड़ी साइड उतना बड़ा उसके सामने वाला एंगल। मीन्स अगर ये मैंने बी मान ली, बी के सामने वाली साइड मैंने बी मान ली, बी लेंथ की है, ए के सामने वाली लेंथ मैंने ए लेंथ की मान ली, और सी के सामने वाला जो साइड है मैंने सी लेंथ की मान ली। क्लियर? तो जितना बड़ी साइड बी होगी, जितनी बड़ी साइड, अगर मैंने मान ली बी सबसे बड़ी साइड है, तो जो एंगल बी होगा ना वो भी सबसे बड़ा होगा। प्रॉपर्टी है ये। अगर सी एंगल सबसे छोटा है ना, तो उसके सामने वाली साइड, अगर सॉरी सी साइड सबसे छोटी है तो एंगल सी भी सबसे छोटा होगा। ठीक है, आगे बात समझ, ये चीज क्लियर होगी। मींस जितनी बड़ी साइड उस उतना ही जितनी बड़ी साइड उतना ही बड़ा उसके सामने वाला एंगल, जितनी बड़ी साइड उतना ही बड़ा उसके सामने वाला एंगल। ठीक है, ये नहीं है कि ये 4 सेंटीमीटर की तो 4 डिग्री बोल दो, ये नहीं, एंगल अपने हिसाब से डिसाइड होगा, बट बाकी सारे एंगल से कंपेरिजन सबसे बड़ा वही एंगल होगा। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। अब देखो सिमिलैरिटी की चीज क्या है, कॉन्ग्रुएंसी की बात कर ली। सिमिलैरिटी, अगर सिमिलैरिटी का मतलब ये मानो, अगर मेरा हाथ ले लिया और किसी एक छोटे बच्चे का हाथ ले लिया, सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि दोनों हाथ दिखने में बिल्कुल सेम है बट साइज में छोटे हैं, साइज में छोटे। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल एक जाके देखो आगरा में, प्लस एक छोटा सा जो ताजमहल का वो आता है ना, जो गाड़ी वगैरह रखते हैं, तो वो भी ताजमहल है। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट मीन बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं है, साइज उनका सेम नहीं है। आई बात क्लियर? तो जो चीजें दिखने में सेम हो, साइज से कोई मैटर नहीं करता, बस दिखने में सेम हो, वो आ जाएंगे सिमिलर चीजों में। फॉर एग्जाम्पल वो बड़ा ताजमहल प्लस जो छोटा ताजमहल जो हम गाड़ियों में रखते हैं, वो दोनों सिमिलर होंगे। क्लियर बात? सिमिलर। और सिमिलरिटी को प्रूफ कैसे करते हैं, सिमिलरिटी को प्रूफ कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल इसका आप बोलोगे कि ट्रायंगल है ये एबीसी और एक ये डीईएफ है, इनको सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे? देखो ये जो 12 है इसका आधा 6, ये 16 है इसका आधा 8, ये 18 है इसका आधा 9। क्या समझ आई कि इस ट्रायंगल को पिचका के इतना बना दिया गया है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर हैं बिल्कुल। बस क्या किया गया है, किया ये गया है कि इस 12 को 6 कर दिया, इस 16 को 8 कर दिया और 18 को 9 कर दिया, बाकी दोनों ट्रायंगल बिल्कुल हूबहू सेम है। इस ट्रायंगल को मैग्नीफाई करके रखोगे ना तो ये ट्रायंगल बनेगा, और इस ट्रायंगल को पिचका के रखोगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। सिंपल बात ये है, सिमिलरिटी। अगर उस ताजमहल को, छोटे ताजमहल को बड़ा करोगे, एनलार्ज करोगे उस बड़े जो असली ताजमहल के बराबर, तो बिल्कुल सेम हो जाएंगे, तब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिल्कुल डिट्टो सेम। समझ रहे हो ये चीजें? अब आ जाओ जो चीज एग्जाम में आएगी वो देखो। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलरिटी का साइन देखो, ये सिमिलरिटी का साइन होता है। ठीक है, उन दोनों के प्रपोर्शंस, उन दोनों के साइड्स के प्रमोशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए बी सी, लिखा है यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ लिखा है। देखो ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ है, तो इनकी साइड्स का रेशियो जब मैंने बोला बराबर हो जाएगा, तो मीन्स ए बी का से डी ई का। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बी सी से कौन सा, बी सी 16 है और ये क्या है ई एफ 8 है। ठीक है, उसके बाद ए सी 18 और डी एफ ये 9, डी एफ सॉरी। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसी चीज है कि ये दोनों का रेशियो अगर देख लो, यहां पे लिख लो 12, इसकी वैल्यू 12, डी की वैल्यू 6, तो कितना आएगा, 2 आएगा, 12/6 2 आया। उसके बाद देखो 16/8 कितना आया, 2 आया, और 18/9 कितना आया, 2 आया। आई बात क्लियर? तो ये रेशो सेम रहेगा, और ये रेशो ना इनके पेरीमीटर का ही बराबर होगा, जो इनके अंदर हाइट बनेगी वो भी बराबर होगा, और जो इनके अंदर मीडियन बनेगी उनका भी रेशो सेम यही रहेगा, यही सेम रेशो मींस 1/2। सिंपल पूछ देगा आपसे, कोई भी दो ट्रायंगल दे देगा, उसकी हाइट, इनकी ये सारी चीजें दे देगा आपको। अब बोल देगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज मान लिया 80 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ डीईएफ। अब आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनका रेशियो क्या बनेगा, उनका हमेशा रेशियो 2:1 बनेगा, जैसे ये बन रहा है 2:1। तो अब ऊपर यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल था, एबीसी, तो यहाँ पे भी एबीसी लिख दो, मींस एबीसी का मतलब 80, और पूछा कितना डीएफ का, डीएफ पता नहीं एक्स, तो कितना आ जाएगा, ये काट पीट के 40 आ जाएगा। सिंपल बात ये है ना। तो ये चीजें याद रखना, ये चीजें याद रखना आप,
ठीक है, कि रेशो सिमिलरिटी में रेशो बराबर होता है। अब जो चाहे किसी का पेरीमीटर को, चाहे उनकी हाइट का हो, चाहे मीडियम का हो, वो जैसे लिखा हुआ ना मैंने, ये सारे रेशो बराबर होंगे। आप कभी भी किसी को किसी से भी इक्वेट कर सकते हो इस चीज में, इसमें कोई भी आपको शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस अब जहां पे वो होती है, थोड़ी चेंज होता है, वो होता है एरिया में। अब इनके इनके खुद इनके जो रेशियो का स्क्वायर कर दोगे तब वो एरिया के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक सिंपल यूनिट थी ना, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से चल रही थी, बट यहाँ पे तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो थोड़ा कंपेरिजन बढ़ाना पड़ता है। तो कंपेरिजन बढ़ाने के लिए हमें ए बी का होल स्क्वायर करना पड़ता है। ए बी का मतलब इन सबका होल स्क्वायर करना होता है, बेसिक बात ये। क्लियर बात। बोल देगा कि ए बी, इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, ए बी की साइड बोल दी 4 सेंटीमीटर, डी की बोल दी, देखो ए बी की बोल दी 4 सेंटीमीटर, डी की बोल दी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल दिया एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 64, देन फाइंड द ट्राइंगल ऑफ ए एरिया डी ई एफ, एरिया बताना डी ई एफ का, तो इसका स्क्वायर होगा, साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16/81, दिख रहा है, एक बार चेक कर लो, दिख रहा है 16/81 इक्वल टू 64 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा एक्स, तो 16 चौके 64 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 81 इंटू 4 324। क्लियर है, सिंपल चीज़ है, ऐसे निकालने आपको फॉर्मूला। ठीक है, आ जाओ। सिमिलर ट्रायंगल से हमने बात कर ली सारी बात, आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं। अब देखो एक आती है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, एक लाइन डी ई और ई खींची गई, जिसमें डी ए बी का मिड पॉइंट हो और ई ए सी का मिड पॉइंट हो। समझ, स्टेटमेंट ये है कि कोई भी ट्राइंगल ए बी सी जिसमें डी ए बी का मिड पॉइंट हो और ई ए सी का मिड पॉइंट हो, तो डी ई पैरेलल हो जाएगा, तो डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। एक बात ये, ठीक है, ये होगा मिड पॉइंट थ्योरम। इसका कन्वर्जेंस देखो, इसका कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मीन इसका उल्टा। इसका उल्टा ये है कि अगर कोई लाइन डी ई पैरेलल बनाई गई बी सी के, जिसमें डी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, तो जो अगला पॉइंट जहां जाके वो मिलेगा मींस ई पे, तो वो भी मिड पॉइंट होगा। बस ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक पॉइंट याद होना चाहिए कि अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, या फिर अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो डी और ई मिड पॉइंट होंगे। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है बस, ठीक है। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम कुछ नहीं कहती कि अगर कोई भी साइड, अगर कोई भी साइड के एक कोई भी साइड के सामने एक पैरेलल कोई लाइन खींची गई, जैसे यहाँ पे हमने खींच दी डी इज पैरेलल टू बी सी, खींच दी डी इज पैरेलल टू बी सी, तो जो ये दोनों ट्राइंगल, जो ए डी ई ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके हम पार्ट्स का वो कर सकते हैं ना, तो ए डी बटे डी बी और जो ए ई बटे ई सी का रेशियो सेम मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लेगा, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि एक लाइन है डी यू खींच दी है पैरेलल टू बी सी, ए डी की वैल्यू 4 है, डी बी की वैल्यू 5 है, बी डी की वैल्यू 8 है, तो ये बता दो ई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसे पुट करोगे तो ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इस फॉर्मूले सीधा सीधा पुट कर रहेगा, तो ये फॉर्मूले लिख लो अपने में, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो याद करवा रहा हूँ, सिंपल चीज है, याद करना आपका मेन मोटिव है, और अप्लाई करना। प्रूफ तो आप कभी भी पढ़ लो, एनसीईआरटी में पढ़ा, ठीक है। देखो अब क्या लिखा हुआ है इसमें, एक ट्राइंगल खींच दिया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया डी बी ए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया डी बी ए, ठीक है। उसमें भी फिर हमने ए से डी बी के एक लिए क्या, एक परपेंडिकुलर खींच दिया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। अब इसमें ये जो 4 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आपको लग रहे होंगे हार्ड है, बहुत आसान है। देखो ए सी का होल स्क्वायर मीन्स क्वेश्चन में पूछ लेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, तो ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर, ए सी हो गया। अब कौन कौन से दो टुकड़े कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो सी डी दिख रहा है और सी बी दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो सी डी इंटू में सी बी, आंसर बोल देगा। सी डी और सी बी की वैल्यू दे देगा, सी डी और सी बी की वैल्यू दे देगा कि सी डी की वैल्यू 12 है, सी बी की वैल्यू 3 है, तो ए सी की वैल्यू बता दो, तो 12 3 36 और 36 का रूट 6 है, तो ए सी की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्लियर, कुछ नहीं, ए सी की वैल्यू निकालने तो ए सी का होल स्क्वायर, दो टुकड़े कौन कौन से दिख रहे हैं, सी डी और सी बी, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सेम फॉर ए डी स्क्वायर पूछ लेगा, सेम फॉर ए डी स्क्वायर पूछ लेगा, ए डी स्क्वायर, सेम फॉर ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। देखो ए से डी जाओ, ए से डी जाओ, टुकड़े देखो कौन कौन से दिख रहा है, एक तो ये टुकड़ा दिख रहा है ए सी, और उसके बाद डी से ही कौन सा, एक ये पूरा टुकड़ा है, तो कुछ नहीं, ए डी होल स्क्वायर का मतलब डी सी इंटू में डी बी। क्लियर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पूछ लेगा ए बी की वैल्यू बता दो,
तो ए बी होल स्क्वायर की वैल्यू, ए बी होल स्क्वायर, ए बी होल स्क्वायर, ए बी पे आ जाओ, ए बी पे आ गए, ठीक है भाई आगे। टुकड़े देखो कौन कौन से दिख रहा है, एक तो बी से सी ये टुकड़ा है, और एक ये पूरा टुकड़ा है, ठीक है। तो क्या कर दूंगा, बी सी इंटू बी सी इंटू बी डी। क्लियर होगी बात, बस ये सिंपल 3 फॉर्मूले हैं। क्या इनमें कोई हार्ड बात है, जो दिख रहा है बस वही मल्टीप्लाई करना है, जो दिख रहा है वही मल्टीप्लाई करना है। अब बोलोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहीं से नहीं आया, जब इन दो चीज़ों को हमने डिवाइड कर दिया तो ए डी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी और डी बी से मतलब दोनों बराबर ही, दोनों कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा। सिंपल है बात, सिंपल है बात, क्लियर है बात। अब क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, देखो क्वेश्चन ये बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ पे भी दिखा दूँ या फिर अगले पेज पे, ठीक है एक बार यहीं देख लो, फिर एक बार इरेज कर देता हूँ मैं फिर देखना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनाएगा, क्वेश्चन ये बोलेगा, क्वेश्चन सीधा ये बनाएगा, डीसी, डीसी ये डीसी ये 16 है, ठीक है। बीसी, बीसी है आपका 36, ठीक है। उसके बाद एडी, एडी 4 दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है 4। तो ए बी बताओ, तो एडी का स्क्वायर रखना है मीन 16, ठीक है। और यहां पे लगेगा ए बी का स्क्वायर, सिंपल सॉल्व कर लोगे तो ये 16 से ये 16 कट जाएगा यहाँ पे, और ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 मीन ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सिंपल बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखो, अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, अब आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स में। क्वाड्रिलेटरल, अब देखो एक क्वेश्चन तो ये बोलेगा कि अगर कोई भी पॉलीगन है उसकी इतनी साइड्स, अगर उसकी 6 साइड्स हैं तो बताओ उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, या फिर उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, ये पूछ लेगा। देखो ये तो आपको सिंपल सिंपल पता है, ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, ठीक है भाई, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, रेगुलर देखो, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, जिसकी सारी साइड्स बराबर हों। तो अगर अगर ट्रायंगल में आप देखोगे जिसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 60 डिग्री, ठीक है। और सम ऑफ एक्स और एक्सटीरियर एंगल ना, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेना, बताओ भाई पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल, हेप्टागन, सेप्टागन, जिस पॉलीगन की 20 साइड है उसका एक्सटीरियर एंगल बताओ, तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल सेम मिलता है 360 डिग्री, चाहे उसकी 150 साइड है उस पॉलीगन की, कितनी भी साइड है उस पॉलीगन की, हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा 360 डिग्री मिलेगा, ठीक है। बस जो वेरिएंस आता है वो आता है इंटीरियर एंगल्स में, ठीक है। 4 साइड है तो 360 डिग्री मिलेगा, ठीक है। 5 साइड है तो 540 डिग्री मिलेगा, और 6 साइड है तो 720 डिग्री मिलेगा। ये बेसिक बात क्लियर है। अब देखो अब आपको 120 डिग्री को बेस बना के चलना है, 120 डिग्री को बेस बना के चलना है, क्योंकि सबसे छोटा पॉलीगन 3 साइड का बनता है। 180 डिग्री को आपको बेस बना के चलना है, ठीक है। 180 से 360 हो गया, ठीक है। 360 से 540 हुआ, और 540 से हुआ 120, 720 मीन्स 180 को, 180 मतलब सेम बेस है, 180 इंटू 2 किया तो 360 आया, 180 इंटू 3 किया तो 540 आया, और 180 इंटू 4 किया तो 720 आया। बट ये 4 था तो हम इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और ये 6 था तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी साइड है उसको 2 कम करके 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। समझ गए बात। तो एनी पॉलीगन की कोई भी साइड हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालना है, n-2, किसी भी कोई भी, जैसे आपसे पूछ लिया कि 10 साइड का बताओ, तो 2 माइनस कर दो 8 आ जाएगा, और 8 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब पूछ ले कि ईच बताओ, ईच, ईच कैसे निकलता है, देखो ईच कैसे निकला, ईच कैसे निकला, 180 बटे 3, 360 बटे 4, 540 बटे 5, 720 बटे 6, ये ईच एंगल निकल जाएगा। तो वैसे सेम ये तो निकल जाएगा, और बटे में n कर दोगे तो ईच एंगल निकल जाएगा, और 360 डिग्री तो आपको पता ही एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। एक ये भी पूछ लेगा, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-3 बटे में 2। अगर पूछ ले कि अगर कोई पॉलीगन है जिसकी 8 साइड है तो बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, कितने होंगे, 8,
8 माइनस 3 5 और बटे में 2, तो 8 5 40 और बटे में 2 20, मतलब कि जो जो पॉलीगन है उसकी 20 साइड होंगी, उसके 20 डायगोनल होंगे, उसके 20 डायगोनल होंगी। बात क्लियर। अब देख लो, एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन जिनकी जब साइड का जोड़ हो, जिनकी जब साइड्स मिले उनका मुंह हमेशा बाहर हो। देखो बाहर, इसका मुंह बाहर है, इसका भी मुंह बाहर है, सबका मुंह बाहर है, देखो बाहर है, ठीक है, दिख रहा है। तो सबका मुंह बाहर हो तो वो होगा कन्वेक्स पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन जब दो साइड मिले उनका मुंह अंदर हो। देखो इसका मुंह अंदर साइड जाके बना है, ठीक है, इसका मुंह अंदर साइड जाके बना है, ठीक है, इसका भी अंदर साइड जाके मुंह बना है, और इसका भी अंदर की साइड जाके मुंह बना है। तो ये हो जाएंगे कनकेव पॉलीगन। सिंपल अगर पूछना चाहेगा ना तो कन्वेक्स कनकेव में 3 4 फिगर दे देगा, तो बता दो इसमें कौन कौन सी कन्वेक्स है, कौन कौन सी कनकेव है। आगे बात समझ लो। चलो, रेगुलर पॉलीगन बता चुके हैं, जिनकी जिनकी रेगुलर पॉलीगन कौन से हैं? जिनकी सारी साइड्स बराबर हो वो होते हैं रेगुलर पॉलीगन। इररेगुलर पॉलीगन जिनकी सारी साइड्स बराबर ना हो। फॉर एग्जांपल स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, सारी साइड्स बराबर, बट रेक्टेंगल इज अ इररेगुलर पॉलीगन की अलग अलग साइड्स होती हैं, ठीक है। रोम्बस, रोम्बस इज अ रेगुलर पॉलीगन, बट कौन सा? पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, इट्स अ इररेगुलर पॉलीगन, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं। आइसोसेलेस स्केलन ट्रायंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, इट्स अ इररेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल है, बस आपको एक बेसिक आइडिया कि रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए और इररेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स बराबर नहीं होती, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटर्स में आ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की? पहली बात तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, जो अपोजिट साइड्स होंगी वो होंगी बराबर, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। एडी एडी पैरेलल बीसी की होगी और ए बी पैरेलल सीडी की होगी, बात क्लियर। उसके बाद अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, मींस अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, अगर ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा। आगे बात समझ, अगर ये 100 का है तो ये भी 100 का होगा, अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल 120 डिग्री, एडजेसेंट एंगल कौन कौन से? ये एंगल या फिर ये एंगल, ये एंगल या फिर ये एंगल, ये एंगल या फिर ये एंगल, मतलब कि एक साथ साथ वाले, अपोजिट को छोड़ के जो बाकी एंगल बचे, मींस चाहे तो इन दो एंगल का सम 180 डिग्री मिलेगा, या फिर इन दो एंगल का 180 डिग्री मिलेगा, या फिर मतलब समझ रहे हैं पेयर एडजेसेंट एंगल के, अपोजिट एंगल को छोड़ के बाकी दो जब पेयर बनेगा उनका एंगल 180 डिग्री मिलेगा। सम मींस अगर बोल दिए 50 डिग्री है तो ये बताओ ये कितना होगा? अगर ये 50 डिग्री है तो अपोजिट एंगल तो सेम मिलेंगे, तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 50 है तो एडजेसेंट एंगल कितना? 180 डिग्री, तो एडजेसेंट एंगल ये भी है ये भी है, तो 50, इन दो एंगल का सम 180 मिलना चाहिए, इन दो एंगल का सम 180 मिलना चाहिए, तो 50 ये तो 130 ये, सेम इन दो एंगल का सम 130 मिलना 180 मिलना चाहिए, तो 50 ये तो 130 ये, सिंपल सी बात थी। और डायगोनल, जब डायगोनल मिलते हैं तो बाइसेक्ट ईच अदर, मींस अगर ये डायगोनल पूरा 20 सेंटीमीटर का था तो ये कट जाएगा 10 सेंटीमीटर में, ये कट जाएगा 10 सेंटीमीटर ईच में, क्लियर है बात। अगर ये डायगोनल पूरा 20 का था तो ये भी कट जाएगा 10 सेंटीमीटर ईच में, समझ रहे हो? मतलब डायगोनल आधे आधे कट जाएंगे, सिंपल बात ये। उसके बाद रोम्बस देख लो, रोम्बस कुछ नहीं, स्क्वायर को चपटा कर दिया, स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, वो आ जाएगा रोम्बस। रोम्बस की चार साइड्स बराबर, डायगोनल्स देखो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, सेम चीज है। डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, डायगोनल्स बराबर करते हैं, बट इधर क्या करते हैं? 90 डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे एंगल्स करते हैं, 90 डिग्री पे एंगल्स करते हैं। मींस बेसिकली जो ये होगा, मींस अगर मैं बोलूं ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए ओ डी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, डी ओ सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ओ बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समझ गए? तो और एडजेसेंट साइड्स 180 डिग्री है, तो आपको पता ही है, ठीक है। रोम्बस में ये बात जानने वाली थी। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, याद रख लो, अब की बार भी आ सकता है। कुछ नहीं दिया हुआ, बोला हुआ है अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अगर मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये बना दिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया और इसका भी मैंने एंगल, अगर मैंने बोल दिया ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी, अगर मैंने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, मींस एंगल ए को आधा काट दिया, सेम मैंने एंगल बी को आधा काट दिया, और ये एक पॉइंट पे ओ पे जाके मिल रहा है, तो और एंगल ए ओ बी निकालना है, तो एंगल ए ओ बी कुछ नहीं होगा, एंगल सी और एंगल डी का आधा कर देना, एंगल सी और एंगल डी को जोड़ के आधा कर देना, एंगल सी और एंगल डी को जोड़ के आधा कर देना। सेम अगर ए बी सी डी है, अगर डी से एंगल बाइसेक्टर निकाला और सी से एंगल बाइसेक्टर निकाल के एफ में मिल रहा है, तो क्या करना है? जो बाकी दो एंगल बचे, एंगल कौन से बचे? ए और बी, उनको जोड़ के आधा कर देना है, क्लियर है बात। मींस अगर एंगल बाइसेक्टर ए और बी से निकला तो एंगल कौन कौन से बचे? सी और डी, उनको जोड़ के आधा कर देना है, ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर निकला सी और डी से तो बाकी एंगल कौन से बचे? ए और बी, उनको जोड़ के आधा कर देना है, क्लियर है बात। अब अगर ये दोनों इमेज मिला दें, मींस
यहां से निकाल दिया प्लस यहां से भी निकाल दिया, तो कुछ ऐसी कुछ इमेज बन के आ गया आपके सामने, ठीक है। सी और डी से एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया, ए और बी से भी एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया। तो ये जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बना ना क्यू ई पी एफ, जो ये बीच में क्वाड्रिलेटरल बना क्यू ई पी एफ, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुआ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिनकी अपोजिट साइड्स है ना, जो अपोजिट एंगल्स हैं, मींस ई और एफ, इन दोनों का जोड़ के 180 डिग्री बनेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री बनता है, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेम क्यू और पी का एंगल 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। समझ आएगी बात क्या? इसमें तो सिंपल ये क्वेश्चन पूछ लेगा इस वाले में तो, कि इन अ गिवन क्वाड्रिलेटर ए एंड बी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, है ना। उसके बाद बोल देगा एंगल सी 20 डिग्री है, एंगल सी 50 डिग्री है, एंगल डी 60 डिग्री है। तो बताओ एंगल ए ई बी बता दो, एंगल ए ई बी बता दो। क्या बताओगे? 60 + 50 जोड़ के आधा करना है, 110 प्लस बटे में 2, 55 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे हो? इसमें क्या बोल देगा? इसमें ऐसे बोल देगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी डी मीट एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, द सो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड क्यू ई पी एफ, उसका एंगल क्यू ई पी 50 डिग्री है, एंगल क्यू ई पी 50 डिग्री है। तो बता दो एंगल क्यू एफ पी। अब क्योंकि पता है ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 50 है तो ये 130 डिग्री आ जाएगा। समझ आ गई बात? चलो आगे। अब आ जाओ सर्कल्स में। सर्कल्स में देखो टेंजेंट, अब आ जाओ सर्कल में, ठीक है। देखो चलो अब आ जाओ सर्कल में। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? देखो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्या लिखा हुआ है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जब कोई भी सर्कल को कोई भी भार से एक रेखा आगे किसी भी एक पॉइंट पे छुए, किसी भी एक पॉइंट पे छुए, मींस एक ये सर्कल था, इसको बाहर से ये रेखा आई, पी पॉइंट पे छुई, इस जो बाहर से जो रेखा है, इसको पहली बात बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये मिली उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। जो सर्कल का सेंटर होता है, जो सर्कल का सेंटर को जब हम इस टेंजेंट से मिलाएंगे वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अगर ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, अगर सेंटर से ये मैंने अगर इस पॉइंट को यहां मिलाया, तो ये हमेशा यहां 90 डिग्री बनाएगा। हमेशा टेंजेंट पे सेंटर हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, हर केस में। क्लियर बात? आ जाओ आगे। देखो टेंजेंट, किसी भी पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट डाले गए, जैसे यहां पे दो टेंजेंट कौन से डाले? सी और ए, सी और बी, दो टेंजेंट डाल दिए। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। किसी भी एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट डालेंगे तो वो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है, वो हमेशा बराबर होंगे। और कुछ ऐसी फिगर दिखे ना, कुछ ऐसी फिगर दिखे एग्जाम में, तो ये हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, मींस क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी, ए ओ बी सी। जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ए ओ बी सी, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये ऐसी तो कुछ इमेज बन रही है, ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है ये हमेशा एक साइक्लिक होगा, हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक मतलब कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। मींस अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि अगर ये 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल बताओ, अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। तो अगर ये 80 है ना तो ये 100 हो जाएगा, अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। और ये 90 तो हमेशा सेम मिलेगा, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट अगर मिलेगा, सेंटर से अगर टेंजेंट जाके मिलेगा तो हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। और ये 90 है, इसके अपोजिट के एंगल हो गए है ना, इसके अपोजिट तो ये एंगल आएंगे ना, इसके अपोजिट ये एंगल आएंगे, तो हमेशा 90 डिग्री पे मिलेंगे। ये बात क्लियर है। एक ही कंसेप्ट याद रखना, सिंपल पूछ लेगा, एक ऐसी फिगर कहीं पे भी दिख जाए एग्जाम में, ऐसी फिगर कहीं पे भी दिख जाए एग्जाम में, क्या है? एंगल पी टी क्यू दुगना होगा एंगल ओ पी क्यू के। मींस अगर ये 40 है तो ये 80 होगा, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये 100 होगा, अगर ये 80 है तो ये 160 होगा, अगर ये 90 है तो ये 180, मतलब एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। समझ रहे हो? मीन्स बेसिक चीज ये क्या है? बेसिक चीज ये है कि इस एंगल का हमेशा ये डबल मिलेगा, इस एंगल का ये हमेशा डबल मिलेगा। क्लियर है बात? समझ आ गई बात? सीधे से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये ऐसे कुछ फिगर बना के दे देगा, पूछ लेगा ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल बता दो, हमेशा उसका डबल मिलेगा। या फिर वाइस वर्सा पूछ सकता है कि ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है तो ये बता दो, तो ये 40 डिग्री इसका आधा मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये।
अब ये कंसेप्ट देखो, जैसे उन्होंने बताया कि किसी भी एक पॉइंट से सर्कल में टेंजेंट खींचेंगे तो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है, टेंजेंट खींचेंगे बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, सी आर बराबर सी क्यू होगा, सी आर बराबर सी क्यू होगा, बिल्कुल होगा भाई, सी आर बराबर सी क्यू, टेंजेंट है दोनों। उसके बाद डी आर बराबर डी एस होगा, बिल्कुल होगा भाई, डी आर बराबर डी एस होगा, बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। उसके बाद ए पी बराबर ए एस होगा, ए पी बराबर ए एस बिल्कुल होगा, क्योंकि सेम पॉइंट टेंजेंट है, बराबर होगा। उसके बाद पी बी बराबर क्या बी क्यू होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो सिंपल सिंपल आपसे ये पूछ लेगा कि अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 7 है, तो बता दो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर बता दो। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, जोड़ दोगे सबको पेरीमीटर आ जाएगा, क्लियर है। प्लस ए बी प्लस सी डी, ए बी आमने सामने वाली साइड का सम बराबर होगा, आमने सामने साइड्स का सम बराबर होगा, मींस ए बी प्लस सी डी बराबर होगा किसके, डी ए प्लस सी बी के, ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस सी बी के। सिंपल पूछ लेगा, अगर ए बी 5 है, ए बी की साइड 13 है, सी डी की 18 है, डी ए की इतने है, तो इसकी बता दो कितनी आ जाएगी। तो इस सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करना है, ठीक है, और ये वाली चीज आपको क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, आ जाओ क्लियर। सर्कल्स में अब देखो ये कंसेप्ट ना याद करने का नहीं है, बस इसमें ना ये चीज देख लो आप, आपको इसमें देखो प्रूफ करने की चीज है, ये प्रूफ करने की, बट प्रूफ में ध्यान नहीं देना आपको, आपको इमेज का ध्यान होना चाहिए। इमेज का ध्यान क्या, अब आप बोलोगे कि हाँ सर ये आप तो रटवा रहे हो, रटवा बेटा, अब इसको सीख लो कैसे भी, प्रूफ करके दिखा दूं, प्रूफ करने अब मैं अगर टाइम होता सारे प्रूफ करके दिखाता, आराम समझाता, कई घंटे क्लास बनती, बट जो अभी आपके लिए आपके हित में है ना, आपके हित में यही है, छोटी क्लास में ज्यादा कंसेप्ट पता करना जो पेपर के लिए ओरिएंटेड हो, क्लियर है बात। अब देखो कहीं पे भी ऐसी इमेज दिखे आपको, ठीक है, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना होता, अगर प्रूफ की बात करें तो ये तो 90 डिग्री में मिलेगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, और ये भी 90 डिग्री में मिलेगा, क्योंकि सेंटर से रेडियस जाएगा, सेंटर जब मिलेगा टेंजेंट से तो 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे, तो ओ पी ए ट्रायंगल और ओ सी ए ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रायंगल एंगल ए ओ बी को, और सेम इसके लिए हम इस ट्रायंगल ये करते हैं, ट्रायंगल ओ क्यू बी और ओ बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आता है। आपका बस काम ये है कि आप ऐसी कहीं पे भी इमेज देखो, ऐसी कहीं पे भी इमेज देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए एंगल ए ओ बी, जो ये वाला एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, क्लियर है। वैसे पूछेगा नहीं, ये वाला मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बट फिर भी एक बार देख लो कहीं कुछ छूट ना जाए, ठीक है। अब देखो सर्कल में आ जाते हैं, सर्कल की कुछ छोटी छोटी बातें बहुत ही आसान सी। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होती है, देखो ये ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन देखो, इधर देख लो, डायामीटर के अलावा कहीं पे भी कोई चीज बनेगी सर्कल में, मींस जो भी लाइनें मीट करेंगी सर्कल को वो सारी कॉर्ड होंगी, ठीक है, वो सारी कॉर्ड होंगी। और डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, डायामीटर भी एक कॉर्ड होती है, डायामीटर भी एक कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या होता है, बेसिकली जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करे, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे वो होती है कॉर्ड, क्लियर बात। अब जो भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में टच करे वो होती है कॉर्ड, और लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर होती है, ये बात क्लियर। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, ये होती है डायमीटर का आधा रेडियस, ठीक है। अब जैसे आपने एक ये सर्कल है, ठीक है, जैसे मैं बोला सेगमेंट क्या होता है, हिस्सा होता है। अब आपने ये कॉर्ड खींच दी, अब इस सर्कल के 2 हिस्से हो गए, इस सर्कल के 2 सेगमेंट हो गए, एक तो ये सेगमेंट और एक ये सेगमेंट। जो बड़ा सेगमेंट है उसे कहेंगे मेजर सेगमेंट, जो बड़ा सेगमेंट है उसे कहेंगे मेजर सेगमेंट, और जो छोटा सेगमेंट है उसे कहेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। जो छोटी आर्क है, जो इस लाइन के, जो इस कॉर्ड के बाद जो ये बची गोल धारा जो बचा, इसे कहेंगे माइनर आर्क। जो ये बड़ा गोल धारा यहां बचा इसे कहेंगे मेजर आर्क, ठीक है, क्लियर है बात। तो यही देखो, कॉर्ड खींच दी, छोटा हिस्सा माइनर सेगमेंट, बड़ा हिस्सा मेजर सेगमेंट, ठीक है। छोटी आर्क ये पिंक वाली माइनर आर्क, ये बड़े वाली मेजर आर्क, ठीक है। सेंटर पता लग गया, डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड कहीं पे भी जो भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में टच करे, ठीक है, रेडियस उसका आधा। अब देखो सेगमेंट बनती किससे, सेगमेंट बनती है कॉर्ड से। अब एक होता है
सेक्टर कब बनता है? सेक्टर जब बनता है जब दो रेडियस एक साथ मिले, एक रेडियस ये ओ ए और एक रेडियस ओ बी, ये दो रेडियस थे, दोनों एक साथ मिले, ठीक है, सेक्टर बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा, ये सेक्टर बन गया, ठीक है। ये माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। सिंपल सी बात क्लियर है। चलो आगे, चलो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ इक्वल सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। आपको पता है सर्कल ना एक यूनिफॉर्म इमेज है, यूनिफॉर्म फिगर है एक सर्कल। मींस अगर ये सेंटर है, ठीक है, अगर मैंने सॉरी अब देख लो, अभी मतलब समझ लो कि ये सर्कल है और ये सेंटर यूनिफॉर्म इमेज है, तो मींस अगर इसके 5 मीटर की दूरी पे कोई कॉर्ड बनाई ना, और यहां से भी 5 मीटर की दूरी पे कॉर्ड बनाई, या फिर यहां से भी 5 मीटर की दूरी पे कॉर्ड बनाई, या फिर यहां से भी 5 मीटर की दूरी पे कॉर्ड बनाई, वो सारी सेम बनेगी, वो सारी सेम बनेगी, क्योंकि सेंटर एक सर्कल एक यूनिफॉर्म इमेज है, एक यूनिफॉर्म इमेज है। मींस उसमें कुछ भी कर लो, बट अगर दोनों साइड करोगे सेम चीज आएगी, सेम चीज आएगी, ठीक है। अब जो एंगल सबटेंड होंगे ना, ये जो एंगल बनेंगे, ये जो एंगल बनेंगे ये भी सेम बनेंगे, जो इस साइड दो एंगल बनेंगे ना, जो इस साइड दो एंगल बनेंगे वो भी सेम बनेंगे। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? तो इक्वल डिस्टेंस, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे कोई भी चीज बनाई जाएगी वो हर चीज में बराबर होनी चाहिए, उसकी कॉर्ड की लेंथ नाप लो, चाहे उसकी एंगल की लेंथ नाप लो, किसी भी चीज की लेंथ नाप लो, वो बराबर बनेगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। उसके बाद सेंटर से अगर कॉर्ड पे, सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डालोगे, अगर सेंटर से कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डालोगे तो वो हमेशा उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मींस ये देखो, ये सेंटर ओ था, ठीक है, ये कॉर्ड थी ए बी, इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमेशा इसको बाइसेक्ट कर देगा, इसको मतलब दो दो आधे हिस्से में बांट देगा, दो दो आधे हिस्से में बांट देगा। मीन्स अगर ये पूरा 48 था तो ये 24 कर देगा और ये 24 कर देगा। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। देखो आर्क क्या होती है, अब ये पी क्यू है ना, ये पी क्यू एक आर्क है, ये पी क्यू एक आर्क है, ठीक है। ये एंगल सबटेंड कर रही है, एक ए पे कर रही है और एक ये एंगल बन रही है, मीन्स एक पी ओ क्यू एंगल है, एक पी ए ओ एंगल है। तो हमेशा जो एंगल सेंटर पे बन रहा है ना, जो एंगल सेंटर पे बन रहा है वो हमेशा डबल होगा। मीन्स अगर पी ए क्यू 50 है तो ये जो सेंटर बनेगा ये 100 होगा हमेशा, ठीक है। मीन्स हमेशा डबल एंगल बनेगा। अगर ये 80 था तो 160 बनेगा, अगर ये 50, अगर ये 40 है तो 80 बनेगा, ठीक है। तो मीन्स अगर एक ही आर्क पी क्यू, अगर कोई एक तो सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बनाए प्लस एक सेंटर बनाए, तो सेंटर वाला जो एंगल है वो हमेशा डबल मिलेगा। अब देखो ये तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एक प्रॉपर्टी जरूर याद रखना भाई, सेमी सर्कल में ये सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, सेमी सर्कल था ना ये ओ है ना, तो ये सेमी सर्कल बना है, तो सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, ये जैसे इधर बनाया कोई भी ट्रायंगल, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे मीट कर 90 डिग्री पे, ठीक है। अब देखो ये आर्क है पी क्यू आर्क ने एक तो पी ए क्यू बनाया और एक पी ओ क्यू, ये वाला एंगल हमेशा एंगल बाहर साइड देखना है, तो ये 90 से तो 180 बन रहा है, हाँ भाई 180 दिख रहा है, तो ठीक है 180 दिख रहा है। अब एक आर्क देख लो, ये आर्क है पी क्यू आर्क ने एक एंगल ये बनाया और एक एंगल ये बना रखा है पी ओ, ये बड़े वाला बाहर की साइड, तो ये भी हमेशा क्या होगा, ये भी हमेशा डबल होगा। मींस जो सेंटर पे एंगल बना है, जो सेंटर पे एंगल बना है वो हमेशा डबल होगा जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बना है। बात क्लियर? अब एक आर्क से या फिर एक कॉर्ड से जब एक साथ, मतलब कि एक साथ नहीं, सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बने, एक तो बात कर ली कि जो आर्क से ये आर्क है, इस आर्क से ये बनेगा एक और एक सेंटर बना, तो सेंटर वाला डबल होगा। बट ये आर्क अगर कहीं पे भी अगर बनाएगी ना एंगल, ये आर्क कहीं पे भी एंगल बनाएगी सर्कल में जाके, आर्क का मतलब एक बेसिकली दो पॉइंट जिसके नीचे एक पूरी की पूरी घुमावट आ रही है ना, ये आर्क, तो ये सारे एंगल बराबर होंगे। मीन्स अगर ये 50 है तो ये भी 50, ये भी सारे 50 होंगे। आगे बात क्लियर? एक आर्क से कितनी भी एंगल बना लो सर्कमफ्रेंस पे वो सारे बराबर होंगे। क्लियर है बात? आ जाओ आगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने जान लिया क्या, जिनके अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे है, जब कोई भी क्वाड्रिलेटर किसी भी सर्कल पे चारों पॉइंट पे टच हो, कोई भी क्वाड्रिलेटर किसी भी सर्कल पे चारों पॉइंट पे टच हो तो वो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिंपल बात, क्लियर? ये चीज है। और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मींस अगर एक्सटीरियर एंगल कौन सा ई, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल इसका कौन सा सी, इसका अपोजिट एंगल ए, मींस ए और ई बराबर होंगे। अगर मैं यहीं पे सेम इसको खींच दूं यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एफ बना दिया तो एफ किसके बराबर होगा, डी के। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है ए प्लस सी 180, बी प्लस डी 180, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाओ भाई क्वेश्चंस पे।
अब आ जाओ क्वेश्चन पे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, होप सो समझ आ गए, जो नई चीज थी वो आपने लिख ली होगी। अब देख लो क्वेश्चन आ जाओ, देखो इन अ सर्कल विद सेंटर ओ कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर पैरेलल कॉर्ड्स, कॉर्ड जो ए बी है और जो सी डी है वो पैरेलल कॉर्ड है, ठीक है। अब रुको, इसको ना मैं एक बार दूसरे प्लेटफॉर्म पे खोल रहा हूँ, 2 सेकंड देना मेरे को, 2 सेकंड बस। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक सर्कल है विद सेंटर ओ, कॉर्ड ए बी और सी डी आर पैरेलल कॉर्ड्स, एक दूसरे के पैरेलल, ये हिंदी में दिया हुआ है। इफ ए बी एंड सी डी, जो पैरेलल कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, वो 20 सेंटीमीटर की और 48 सेंटीमीटर की है, तो डिस्टेंस और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 34 सेंटीमीटर का, और डायमीटर बता दो सर्कल का क्या होगा, ठीक है। देखो क्या चीज दी हुई है, एक सर्कल दिया हुआ है, ये बन गया सर्कल, ठीक है। दो पैरेलल कॉर्ड ए बी 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ये होगी ए बी 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद सी डी 48 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब ये इसका मैंने पॉइंट सेंटर मान लिया, ये मैंने इसका सेंटर मान लिया, ये सेंटर इसका मैंने मान लिया, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देख लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे, ये है 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है शायद, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप ये बात बताओ मेरे को, बस ये पूरा क्वेश्चन आप पूछा है डायमीटर क्या है, एक बार मार्किंग कर लूँ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है, और ये सेंटर इसका ओ है। अब पूछा हुआ है, ये है 20 सेंटीमीटर की, ए बी है पूरी 20 सेंटीमीटर की, और सी डी है पूरी 48 सेंटीमीटर की। अब ये पूछा हुआ है कि इसका डायमीटर बताओ, डायमीटर की क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं ओ को बी से मिला दूं, ये मैंने मिला दिया, और ओ को डी से मिला दूं, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड पे लाइन गई है, तो हमने पढ़ लिया है कि 90 डिग्री पे एक तो मिलेगी, परपेंडिकुलर तो भेजना ही पड़ेगा, प्लस उसको बाइसेक्ट कर देगी, मीन्स अगर मैं इसको एम नाम दूं इसका, तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये बात क्लियर। सेम यहां से अगर मैं इसको एन नाम दूं, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी, मीन्स अगर 48 थी तो ये 24, ये 24, ठीक है। और ये पूरी कितनी, ये पूरी 34, ये पूरी 34, ये पूरी है 34, ठीक है, ये पूरी 34 है, ये वाली पूरी लाइन एम एन 34 है, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल एक तो आप देखो, ट्रायंगल देखो ओ एम बी, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल देखो ओ एन डी, एक ही ट्रायंगल देखो, ये 20 है, ये 10 है और ये 24 है। हमने याद करो एक ट्रिपलेट किया, कौन सा, 10 24 26 किया ट्रिपलेट। अगर ना राइट एंगल ट्राइंगल है जो मैं ट्रिपलेट कर लिया ना, उन्हीं में से आएगा। 24 से आपको क्या याद आया, 10 24 26, तो अगर मैं इसको मान लूँ, मीन्स ये 26 तो हमेशा क्या होगा, हमेशा पर हाइपोटेन्यूस होगा, तो ओडी अगर मैंने 26 मान लिया, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग, ठीक है, अगर 26 मान लिया तो ओ एन को 10 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है, 10 24 26 के हिसाब से ओ एम को 24 मानना पड़ेगा, और ओ बी को 26, तो ये सेट नहीं होगा, 24 प्लस 10 34 नहीं होगा, 24 प्लस 10 34 नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, और 26 इसका क्या आ गया, डायमीटर आ गया, सॉरी रेडियस आ गया, अगर रेडियस 26 आ गया तो डायमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा, आया। तो वो ट्रिपलेट याद रखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, अगले में ये बोला हुआ है ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल सी 60 डिग्री है, एंगल ए 75 डिग्री है, ए डी से एक परपेंडिकुलर बी सी पे डाल दिया, और सेम, एक बार 2 सेकंड रुको, कॉल आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्लियर है बात, चलो अब देखो एंगल सी ए डी से बी सी पे परपेंडिकुलर डाल दिया, और बीई से ए सी पे परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये बताना है हमें एंगल सी एच डी बताना है, एंगल सी एच डी। देखो एक बार नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे यार ट्रायंगल बन नहीं पाएगा, ट्रायंगल मुझे खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायंगल इससे बना देना, देखो ये 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 ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। ए से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मैंने डाल दिया ए से परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद मैंने डाल दिया बी से परपेंडिकुलर, ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसमें, उसमें लिखा हुआ है कि ए से डी पे परपेंडिकुलर डाला है, डी पे, ये बी ई पे डाला है, और जो पॉइंट मीट हो रहा है ना, ये कितना है, एच है, ये एच, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, सी 60 है और ए 75 है,
सी है 60, सी है 60 डिग्री और ये है 75 डिग्री। क्लियर है बात। अब इसके जो तरीके तो बहुत हैं। ये 90 डिग्री है ना, आपको पता है ये, और हमने डाला क्या 90 डिग्री पे ना एल्टीट्यूड डाला है ये, ठीक है। अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसके तरीके तो बहुत मिल जाएंगे, पर सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने एक और एल्टीट्यूड बना दिया जो एच से निकल रहा है, जो यहाँ जाके 90 डिग्री पे मिलेगा, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, क्योंकि आप देख रहे हो अगर तीनों 90 डिग्री, 2 डिग्री 90 डिग्री मिला लो, क्या बात भाई, तीसरा मिला दो, क्या दिक्कत है, तीसरा भी मिला दो, ठीक है। अब देखो अगर इसको मान लिया एफ ए मिल रही है, अब ट्राइंगल, अब देखो अब ट्राइंगल एफ ए सी में देखो, एफ ए सी, एफ 90, ए 75 और सी, सी कौन सा एंगल आएगा, बस ये एंगल आएगा ना ट्राइंगल एफ ए सी में, तो बस ये एंगल आएगा, ठीक है। अगर ये 90 ये 75, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ गया। क्लियर, 90 प्लस 75 165, 165 180 में से 165 गए 15 डिग्री, ठीक है। अगर ये 15 डिग्री और ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ये वाला एंगल, एंगल कौन सा, एच, एच सी डी। अब देखो ट्राइंगल एच सी डी में देखो, अब ट्राइंगल एच सी डी में देखो, ट्राइंगल एच सी डी, ये 90 ये 45, तो ये कितना बचा, ये भी 45 बचा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है बात, आंसर आ गया। बताओ क्या बचा इसमें, आसान था ना, इतना आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल सी 102 दे रखा है, एंगल डी 58 दे रखा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट एट पी, एंगल ए पी बता दो। तो भाई तो इसमें वही चीज़ आ गई ना, इसमें तो वही चीज़ आ गई कि भाई एक तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कैसा भी बना लो, कैसा भी, जैसा भी आपकी मर्जी करे ना वैसा बना लो आप, ठीक है। ये बना दिया मैंने, ठीक है, इसकी मार्किंग कर दी मैंने, ए बी, सॉरी यार मार्क चल नहीं रहा ना, बी सी डी बन गया। अब क्या बोला, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए और बी, एंगल जो बाइसेक्टर है ए का और जो एंगल बाइसेक्टर है बी का, वो मीट कर रहा है ओ पे, वो मीट कर रहा है ओ पे, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एंगल सी 102 है, एंगल सी, एंगल जो ये सी है ये है 102, ठीक है, और ये है 58। तो अब ये बताना है एंगल ए ओ बी, कुछ याद आया, कुछ याद आया कि अगर ऐसा कुछ पूछ ले तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जो बाकी दो एंगल बचे एंगल सी और डी उनको जोड़ के आधा कर दो, एंगल ए ओ बी आ जाएगा। तो एंगल ए ओ बी क्या आया, एंगल ए ओ बी क्या आया, 102 प्लस 102 प्लस 58 160, 160 प्लस बटे में 2, है ना, तो 80 डिग्री। बताओ इसमें कुछ था, इस चीज में कुछ था निकालने का, नहीं था ना, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर फॉर एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अगर कोई भी एंगल मैंने x मान लिया, ठीक है, द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट, उसका सप्लीमेंट, उसका सप्लीमेंट मीन्स सप्लीमेंट्री, मतलब 90 से बड़ा 180, तो उसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, उस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल यही तो हो जाएगा। अगर 50 करवा से सप्लीमेंट्री एंगल पूछूं तो क्या करोगे 180 माइनस 50 करोगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x है तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या करूंगा मैं 180 माइनस x करूंगा, ठीक है। इज 4 टाइम्स, इसका मतलब इक्वल टू, इज आ गया ना, इसका मतलब इक्वल टू लगा दो, 4 टाइम्स लिख दिया, 4 टाइम्स लिख दिया भाई। मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री अगर x है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, कर लो भाई सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 180 माइनस एक्स, 4 निम्मे 360 माइनस 4x। क्लियर है बात। उसके बाद ये छट जाएगा और ये छट जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, x की वैल्यू आ जाएगी 60। क्लियर होगा, हो गया ना क्लियर। बस यही चीज़ थी, आगे ना सिंपल सिंपल सवाल थे और बहुत ही आसान भी थे, ठीक है। तो होप सो कि आपको ना ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको और किसी भी चैप्टर में वीडियो चाहिए तो बता देना भाई, उस पर वीडियो बना देंगे। ये जितने भी कंसेप्ट आपको नए, जो जितने भी कंसेप्ट आपको नए लगे उसको आपने कॉपी में लिखना है, फॉर्मूलेज में लिखना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी 3-4 क्वेश्चन आए थे वो करा दिए हैं, बाकी कहीं से भी करोगे आराम से हो जाएंगे। ज्योमेट्री क्वेश्चन आप कहीं से भी करोगे आराम से हो जाएगा आपसे, ठीक है बात। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।